बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारी वक़ार अपने यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम के साथ फेस टू फेस के साथ आज हमारे साथ एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, जनाब मुज़म्मिल इस्लाम साहब। आप को आप टीवी पे देखते रहते हैं, उनके मईशत के ऊपर उनके बेलाग एनालिसिस और सुनते रहते हैं। इसके अलावा टेंजन कैपिटल के एडवाइज़र भी हैं। थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल साहब कि आपने वक्त निकाला और हालांकि आपकी तबीयत भी नासाज है। वेरी काइंड ऑफ यू। शुक्रिया। वेरी वार्म वेलकम। मुज़म्मिल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं क्योंकि आप कैपिटल मार्केट से ताल्लुक रखते हैं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप ये बताइए कि रोशन डिजिटल पाकिस्तान ये है क्या, इसके लिए इसमें जो लोकल्स हैं हमारे उनके लिए क्या बेनिफिट्स है, और जो बाहर से जो लोग इसमें अकाउंट खुलवा के पैसा भेज रहे हैं उनको क्या फायदा है। फिर देन इस पे आगे मजीद प्रोसीड करेंगे सर। देखिए, इजाद जो है ना वो जो है ना जैसे कहते हैं ना कि द मदर ऑफ द प्रॉब्लम, इनोवेशन इज द मदर ऑफ द प्रॉब्लम। आज से 2 साल पहले जब ये हुकूमत आई थी जी। तो आपको याद होगा कि हम शदीद दबाव में थे, हमारे जो है बैरूनी खसारे की वजह से, और हमारे रिजर्व्स की पोजीशन बहुत बुरी थी। हमें सऊदी अरब, चाइना भी जाना पड़ा, यूएई भी जाना पड़ा, फिर आईएमएफ भी जाना पड़ा, और फिर लगभग 2 साल लगे इन मामलात को ठीक करने के लिए। मुझे याद है कि मई 2019 जब ये रजा बाकिर साहब गवर्नर स्टेट बैंक लगे थे तो मेरी इनसे एक डिनर पे मुलाकात हुई, और उस वक्त हम आईएमएफ प्रोग्राम में गए नहीं थे, जाने वाले थे। तो वहां पे जब वो आए थे तो काफी, क्योंकि चीफ गेस्ट थे उस डिनर में, एक शॉर्ट डिनर था, कोई 20-25 लोग थे। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं जो हूँ बैंकरों से भी मिला हूँ, और एक बैंकर में नाम नहीं लूंगा, उन्होंने तजवीज दी है कि आप जो है इस तरह का कोई डॉलर अकाउंट खोलें जिससे जो है पैसे की आमदोरफ्त में कोई तकलीफ ना हो। तो इन्होंने जो है, ये जो गवर्नर है हमारे, ये निहायत ही ओपन माइंडेड आदमी है, और ही लिसन्स टू अदर पीपल सजेशन, और फिर उस सजेशन पे गौर व फिक्र करने के बाद उसको पाकिस्तान के निज़ाम पे क्या सूट करता है उसको जो है ये आगे लेकर आते हैं। तो हालांकि जब ये रोशन डिजिटल आया तो मुझे इसका पस मंजर याद था कि ये गवर्नर ने खुद बात बोली थी कि एक बैंकर ने उनको ये तजवीज़ दी थी, और ही सीम्स टू लाइक इट। तो अब ये रोशन डिजिटल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं कहूंगा कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट होते हुए पाकिस्तानियों के लिए ग्लोबल प्रोडक्ट है। यानी पाकिस्तानी जो है, जिस तरह मैं और आप इस वक्त जूम में, पता नहीं आप कहाँ बैठे हुए, मैं कहाँ बैठा हूँ, लेकिन हम नाजरीन के सामने जो है दोनों जो है आमने सामने बैठे हुए इस वक्त। इसी तरीके से रोशन डिजिटल भी एक इस तरह की प्रोडक्ट है कि जहां पे आपकी जरूरत होगी आपके पैसे की, वो आपके साथ साथ होगा, चाहे वो अंदरूनी मुल्क पाकिस्तान में हो, चाहे जिस मुल्क में आप बाहर रह रहे हो वो, या कहीं आप सफर कर रहे हो। और फिर जो है आपको आसानियां देगा कि ये सिर्फ पैसा ना सिर्फ आप पाकिस्तान में रखें, पाकिस्तान में जो कारोबारी अपॉर्चुनिटीज है उसका भी फायदा उठाएं। तो ये एक इतना एडवांस प्रोडक्ट है कि शायद जो है मैं इसका मवाजना दुनिया के किसी भी एडवांस प्रोडक्ट से कर सकता हूँ फाइनेंशियल मार्केट्स के। आप इसका जो है सिर्फ जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां से जो है वेबसाइट से जो है आप बैंक को क्लिक करेंगे, बैंक जो है आपसे चंद डॉक्यूमेंट्स मांगेगा जो आप ऑनलाइन स्कैन करेंगे, और 48 घंटे में आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसमें ना आपको फॉरेन ऑफिस जाने की जरूरत है, ना किसी बैंक ब्रांच में जाने की जरूरत है, ना कोई टाइम की पाबंदी है, रात को आप 2 बजे करें या सुबह 5 बजे करें या दोपहर के वक्त करें। ये जब आप कर लेते हैं तो फिर इसके बाद ये रोशन डिजिटल आपको 2 ऑप्शन देता है कि आप अपने सरमाए को पाकिस्तानी रुपए में रखना चाहते हैं तो पाकिस्तानी रुपए में रख लें, और अगर आप डॉलर में रखना चाहते हैं तो डॉलर में रख लें। अभी तक पाकिस्तान में ना जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है वो 2 किस्म के पाकिस्तानी है। एक जो हमारी लेबर क्लास है जो कमाती है, फैमिली को भेज देती है, जैसे सऊदी अरब, यूएई वगैरह में है, और एक हमारी जो है स्टेब्लिश क्लास है जो वाइट कॉलर जॉब्स में है, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, या बिजनेसेस कर रहे हैं बाहर, अलग अलग प्रोफेशन, या आईटी इंडस्ट्री। तो आईटी के भी पाकिस्तान के बहुत सारे माशाल्लाह लोग बाहर दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। अच्छा, ये जो दूसरा तबका है ना, इनका जो पैसा है वो मेजॉरिटी पाकिस्तान से बाहर है, क्योंकि दे कंसीडर देम स्मार्ट, और उन्होंने पाकिस्तान में इतना पैसा भेजते हैं जितना
उनकी जरूरत होती है, अगर उनकी कोई यहाँ पे रिहाइश है, घर है, या वालिदैन बूढ़े हैं, इस तरह के लोगों के यूजुअली बीवी बच्चे साथ ही होते हैं, चाहे वो दुनिया में जहां भी काम कर रहे हैं, तो उनको घर में खर्चा नहीं भेजना होता, तो दे हैव देयर सेविंग आउटसाइड। बट वो अपनी सेविंग्स को ना, जो पैसा कमाते हैं उसको जो है उसको री इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और वो जो है बाहर रहते हुए भी पाकिस्तानी निजाम को बेहतर समझते हैं कि अगर यहाँ जमीन लेंगे तो जमीन बढ़ जाती है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई सरमाया आप कारोबार में या स्टॉक मार्केट में या बैंक में रखे तो कदरे बेहतर मुनाफा मिलता है। लेकिन वो डरते हैं ये कि पता नहीं पाकिस्तान का रुपए की कदर गिर जाएगी, या 1998 लोगों के जहन में फ्लैशबैक आता है कि जैसे नवाज शरीफ साहब ने जो अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। अब ये प्रोडक्ट जो है जामिन है कि आप विद द क्लिक ऑफ बटन जो है अपने पैसे मुल्क में मुंतकिल भी कर सकते हैं, और वापस मुल्क से लेके भी जा सकते हैं, और आप स्टॉक एक्सचेंज में भी वहां से पैसा लगा सकते हैं, आप रियल स्टेट में भी लगा सकते हैं, और कोई कारोबारी वेंचर में भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब कोरोना के बाद सूरत हाल पूरी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है, और कोरोना से पहले ट्रंप ने मुख्तलिफ कर दी थी, जिस तरीके से दुनिया के लिए हालात मुश्किल कर दिए थे। अमेरिका में बिजनेस वीजाज नहीं दे रहे थे स्टूडेंट को भी, बल्कि उन्होंने एंट्री बैन कर दी थी। यूएई, सऊदी अरब वगैरह का भी मूड का कुछ पता नहीं लगता, कभी क्या कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं। तो पाकिस्तानी जो बाहर सरमायादार हैं, वो भी चाहते हैं कि अगर कल को कोई ऐसी आसमानी सुल्तानी हो जाए तो वो एक फ्लाइट पकड़े और पाकिस्तान आ जाए, लेकिन वो इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनका सब वहां पे पड़ा हुआ है, लगा हुआ वहां है, तो वो मजबूर हो जाते हैं कि उस निजाम के अंदर हालांकि ना चाहते हुए भी बैठना पड़ता है। ये उनके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। और जब उनको सरमाए की, अपने बच्चे की अगर लंदन में है फीस भरनी है, तो वो वापस मुंतकिल भी कर सकता है। तो ये एक निहायत ही स्मार्ट प्रोडक्ट है, और मैं समझता हूं कि जैसे दुबई है पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट नाम था उधर इन्वेस्टर्स का, इसी तरीके से हम लंदन में भी, मैं खुद भी वहां पढ़ा हुआ हूँ, तो बहुत सरमाया है पाकिस्तानियों का दुनिया में, बहुत सरमाया है। अब उस सरमाए को वापस कैसे लाना है स्मार्टली, इंटेलिजेंटली। अच्छा, वो सरमाए की दो निस्बतें हैं, वो आपको भी पता है। एक तो ये जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, आप मेहनत कश काम कर रहे हैं, और एक जो पाकिस्तान से, चाहे वो कारोबारी है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, और चाहे वो जो है इलिसिट मनी जो है गलत कारोबार से जो है, इस तरह का। खैर अब जो है इसमें ये प्रोडक्ट बना रही है स्टेट बैंक ने इसमें इजाजत दी है। इस वक्त जो ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, ये उनके लिए प्रोडक्ट को मखसूस किया। लेकिन साथ आप देखें, अगर इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखें, तो इन्होंने साथ आज से जो 2 साल पहले एमनेस्टी स्कीम आई थी, जिन्होंने फॉरेन एसेट डिक्लेयर किए थे मुल्क से बाहर, चाहे वो उनके शेयर्स में थे, या वहां की जमीन जायदाद में थे, या बैंक अकाउंट में डिपॉजिट था, या बॉन्ड्स में था, उनको भी इजाजत दी है कि आप रोशन डिजिटल में पैसा लेकर आ सकते हैं। तो एक निहायत ही, जैसे कहते हैं कि मुफीद करामत और वेल रिसीव्ड, अंग्रेजी का वर्ड है कि इसको अभी तक ओवरसीज पाकिस्तानी इसको ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। 40,000 अकाउंट खुल गए एक महदूद टाइम में। याद रखें कि 40,000 अकाउंट छोटे नहीं होते। अब ये एक अलग बहस है कि इसमें पैसा कितना है। जब भी हम कोई सरमायाकारी करते हैं तो हम थोड़ा पैसा डाल के टेस्ट करते हैं उसको। तो अभी ये एक तरीके से टेस्टिंग फेज में है। और अच्छी चीज ये है कि स्टेट बैंक गवर्नर ने मोबिलाइज किया है तमाम बैंकों को। आज भी मैं देख रहा था एक लिंक बैंक अल फलाह का वेबिनार का था, इससे पहले भी चंद बैंकों का था। तो तमाम बैंकों को भी मोबिलाइज किया है कि इस प्रोडक्ट को आप जो है मार्केट करें और इसके थ्रू पाकिस्तान में पैसे को लेकर आए। अच्छा, एक एज ए लेमैन, एक जो फेयर जो आम लोगों में आता है, उनके आपने कहा कि जो पैसा बाहर से लेकर आ रहे हैं, ज़ाहिर है वो अपने लोकल यूज, कहीं भी फैमिली यूज के लिए भी यूज कर रहे हैं, और उसको इन्वेस्ट भी कर सकता है कहीं भी, वो रियल एस्टेट में लगा दे, बिजनेस वेंचर में लगा दे, यानी वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है। कहीं डॉलर मुल्क में आना, तो सबके जहन में परसेप्शन ये आता है कि आईएमएफ की पेमेंट के लिए मंगाया जा रहा है। ऐसा कुछ हो सकेगा, या जो भी अकाउंट होल्डर इज ए सिक्योर पर्सन? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं और जब हम बैंक में अपना सरमाया देते हैं, अपना डिपॉजिट देते हैं, तो जो बैंक की अपनी मलकियत होती है उसके मुकाबले में जो उसके पास अमानत होती है डिपॉजिट की शक्ल में, वो तकरीबन 100 से 500 गुना ज्यादा होती है।
ठीक है। और जो वो अमानत है वो उसको कैश की नोटों की घड़ियों में नहीं रखता अपने वॉल्ट में, वो उसको जो है अगर बोरोवर है तो उसको बोरो लेंड कर देता है कि वो उधार दे देता है, वो कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो इसी तरीके से आप इस प्रोडक्ट को इमेजिन करें कि अगर बाहर से पाकिस्तानी किसी का डॉलर आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक कहेगा बैंकों को बस इसको जो है अलमारी में आप सजा दें, उस पैसे का इस्तेमाल होगा, चाहे पाकिस्तान के कर्जे उतारने की शक्ल में हो या पाकिस्तान में दरामदाद, कोई मशीनरी, कोई डैम, कोई एयरपोर्ट, कोई इस तरह की चीजें जिससे कारोबार हो सके, सी पैक जैसी चीजें, जिससे जो है कुव्वत खरीद भी मुल्क में बढ़े, रोजगार भी बढ़े, सारी चीजें। तो इस प्रोडक्ट को भी आपको इस तरह लेना है कि हमारी हुकूमत जो है, ये जब ये पैसा आएगा तो ये मुल्क में जो हम बाहर से कर्जे ले रहे थे वो कर्जा सबसे पहले हम कम लेंगे, उसकी मिकदार कम हो जाएगी क्योंकि डॉलर हमारे अपने पाकिस्तानियों के आ जाएंगे। फिर जो हम उस कर्जे में सूद जो दूसरों को दे रहे थे, गैर मुल्कियों को दे रहे थे, वो हमारे पाकिस्तानियों को ही बाहर बैठ के मिल जाएगा। तो पाकिस्तान की दौलत पाकिस्तान में ही। अभी क्या है, दुबई में मुझे एक कंपनी ने राब्ता किया, उसने कहा कि रोशन डिजिटल इंडिविजुअल अकाउंट, एक कंपनी का भी अकाउंट खोले, कंपनियों को भी इजाजत दे। हमारी पाकिस्तान में कंपनी है लेकिन हमारी एक दुबई में भी ऑफशोर है, उसका हमारा मिलियंस ऑफ डॉलर जो है जीरो में करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, हमें कोई रिटर्न ही नहीं मिलता। अगर ये हमें भी इजाजत दे तो हम ये पार्टिसिपेट करें। तो ये भी बात स्टेट बैंक के कानों तक पहुंचाई गई है, अब स्टेट बैंक उस पर काम कर रहा है, देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। ये जो बात आप कह रहे हैं, मैंने लोकल, मैं फाइनेंस का हूँ फ्रॉम आईसीएमपी, तो वहाँ बहुत सारों के साथ ये देखे कि उनको गारंटी देनी है, डॉलर में गारंटी देनी है कंपनी में, वो अपना डॉलर अकाउंट खोल ही सकती है। ये तो हमारे लोकल के साथ भी प्रॉब्लम है, तो वो पर्सनल अकाउंट सीईओ ने खोला तो उसने गारंटी दिलवाई। इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं भारत। इस पे बात करते हैं। एक चीज मुझे साहब आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, ये जो ताकि जितने भी ये लोग हैं फाइनेंस के, उनको ये क्लैरिटी आए कि ये जो बहस चलने के लिए कि जी जब पिछली हुकूमत ने $105 पे डॉलर को मुस्तहकम रखा और अब ये फ्लोटिंग रेट पे चल रहा है, तो मैं चाहूंगा अगर इसकी क्लैरिटी दें भाई, ये कौन सा वाला मेथड सही था और ये है क्या, हाउ वी कैलकुलेट डॉलर। क्या हम अवेलेबल पाकिस्तानी करेंसी और अवेलेबल डॉलर्स को मैच करते हैं, फिर उससे उससे पैरिटी निकालते हैं, तो वो पिछला वाला तरीका बेहतर था या ये वाला है? देखें, बात ये है कि आप ये कहें कि आपकी आमदनी 100 रुपये है और आप जो है उसको जो है आमदनी को बढ़ाए ना और आप खर्चे को बढ़ाते रहें, और आप जो खर्चे को बढ़ा रहे हैं, जो उसमें जो कर्जा है वो आपको मिलता रहे जिंदगी भर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपकी आमदनी और अखराजात का तवाजुन बहुत जरूरी है। जिन्होंने 105 में रखा था तो उन्होंने ये तवाजुन, चले शुरू में बिगड़ सकता है लेकिन अगर वो स्ट्रेटेजी कामयाब थी तो वो तवाजुन बन जाना चाहिए। और आपका जो बजट खसारा तो छोड़ दें, सबसे पहले डॉलर का तो लिंक होता है आपका बैरूनी खसारे से सबसे ज्यादा, वो इवेंचुअली बजट खसारे में आ जाता है क्योंकि जब आप सब्सिडीज दे रहे होते हैं, जब आप डॉलर बेच रहे होते हैं मार्केट में, तो उसकी भी एक कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप देखते हैं आपका बैरूनी खसारा। जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत ली थी पीपल्स पार्टी से, तो 2 से ढाई अरब डॉलर खसारा था, जो इन्होंने क्लोज किया 19 अरब डॉलर पे। अगर ये स्ट्रेटेजी सही थी तो ये तवाजुन बेहतर हो जाना चाहिए था, ये तवाजुन क्यों खराब हुआ? दूसरी तरफ आ जाए, इनकी तरफ आ जाए, इन्होंने कहा कि नहीं, हम मार्केट फोर्सेस और जो हमारी जितनी चादर है उस हिसाब से हमारी रुपए की कदर होनी चाहिए, हम आर्टिफिशियली जो है इसको नहीं रखेंगे। इसका ये हुआ कि 2 साल में तवाजुन, ना सिर्फ तवाजुन बल्कि आप सरप्लस में आ गए। तो फैसला मैं आपको, दलील मैंने दे दी है। अब इसमें बहुत सारे लोग, कोई कह देंगे जी महंगाई हो गई, कोई कह देंगे, देखिए मैं आपको एक बात पहले, ये अभी मैंने एक हफ्ते में ये बात अभी तीसरी दफा आपके आगे करूंगा कि इवन तरक्की याफ्ता ममालिक जो बहुत तरक्की करते हैं वहां पे भी आवाम का बहुत बड़ा हिस्सा इनकम सपोर्ट पे रहता है उसमें। वो उनको इनकम सपोर्ट भी मिलती है, इलाज का भी मिलता है और सब्सिडी में सब्सिडाइज लोन भी मिलते हैं, घर भी मिलता है। तो अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और वो हमें आके कह देंगे फजूल बात कर रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं है, ये तो ड्राइंग रूम में बैठ के दोनों बातें कर रहे हैं, इन्होंने क्या मुशक्कत देखी, क्या मसले होते हैं, क्या नहीं होते। तो इसी तरीके से अगर अल्लाह का निज़ाम भी देखें तो अल्लाह ने भी दुनिया में जो है मुतवाज़न वेल्थ नहीं बांटी, ठीक है ना।
तो कभी भी कोई दुनिया का निजाम ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें हर आदमी इक्वली ट्रीट हो, या वो एक पॉलिसी जो है हर आदमी के लिए मुफ्त, ठीक है, एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है। और ये बैलेंस जो है वो अगर मेजॉरिटी लोग उससे फायदा उठा रहे हैं तो वो बैलेंस आपके मुल्क के हक में आ जाए, और अगर मेजॉरिटी लोग उससे जो है सफर कर रहे हैं तो वो बैलेंस आपकी उसमें आ जाता है। वो पिछले दिनों मिसाल दी थी, थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल हो रहा हूँ इसमें, एहसन इकबाल साहब ने ना, वो कर्जे पे दी उन्होंने मिसाल। उन्होंने कर्जे में एक मिसाल दी कि हमने तो इतना कर्जा लिया तो चलो हमने डैम बना दिए, सड़क बना दी, ये बना दी, वो बना दी, आपने जो कर्जा लिया आपको एक चीज भी दिखा दे। तो मैंने उसको उस पे लिखा कि वालिद साहब साइकिल पे थे और वालिद साहब की आमदनी जो है वहीं पे थी, तो वालिद साहब ने साइकिल बेच के बैंक से लोन लेकर लैंड क्रूजर ले ली और कर्जा चढ़ा लिया। अब लोगों को तो ये नहीं पता था कि वालिद साहब ने लैंड क्रूजर कैसे ली, उनके रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब वाह करने लग गए कि इतनी महंगी गाड़ी, माशाल्लाह, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। जब वालिद साहब रिटायर हो गए और बेटा जब सामने आया तो बैंक से जो है, बेटे की अलग नौकरी भी अच्छी लगी, लेकिन इतनी ज्यादा अदायगियां थी इसकी जो उनके वालिद साहब ने कर्जा लिया हुआ था कि वो एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता था। तो लोगों ने जब देखा कि, और वो बोलने लगे कि यार देखो इसका वालिद कितना काबिल आदमी था, ये निकम्मी औलाद है, इसने आज तक अपने लिए एक साइकिल भी नहीं बनाई। तो हालांकि मजबूरी उस औलाद की ये थी कि उसको अपने बाप का लिया हुआ कर्जा उतारना ही उतारना था। ये जो फजूल की बातें लोग कर देते हैं, इतने 1000 किलोमीटर मोटरवे बन गया, ये बन गया, वो बन गया, मेट्रो बन गई, ऑरेंज लाइन बन गई, या बिजली घर लग गए बिजली घर लगाने के बावजूद जो है 2300 अरब रुपए में गर्दिशी कर्जा बढ़ गया, क्योंकि बिजली खरीदने वाला कोई नहीं है, लाइन ट्रांसमिशन नहीं बिछाई और इतनी महंगी बिजली ले ली कि हुकूमत को समझ ही नहीं आ रहा। तो ये बातें जो है एक आम आदमी को नहीं समझाई जाती। ये जो हमारे सियासतदान है वो इस तरीके से चालाकी से जो है लोगों को गुमराह करते हैं। और थोड़ा सा तालीम का भी हमारे मुल्क में जो है मसला है। वैसे शऊर तो बहुत है हमारे आवाम को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन माशरती शऊर नहीं है, सियासी शऊर है। तो जैसे कि अभी आप देख लें, कोरोना में जब 4 महीने पहले हुकूमत कहती थी लॉकडाउन खोलो तो लोग कहते थे नहीं, बंद करो, बंद करो, और आप कहती है कि लॉकडाउन क्यों कर रहे हो भाई। तो ये हमारे जो आवाम के अंदर ये मसले हैं, और एक जज्बाती और बटी हुई कौम है, तो उसमें बहुत आसान होता है एक्सप्लॉइट करना। तो जो बात अभी आप कह रहे थे, तो क्या जो जो आपने एग्जांपल दी, तो आप क्या समझते थे कि ये मोटरवे नहीं बनवानी चाहिए थी इनको? मतलब कौम की तो काम आई ना। मैं क्या मतलब जो अभी जो आप जिसके बात कर रहे थे, आपने एग्जांपल दी कि भाई कर्जे लेके ये इन्होंने कुछ बना दिया, ऐसा नहीं इकबाल साहब की बात है कि उन्होंने मोटरवे बना दी। तो आप क्या समझते हैं, इनको बनानी नहीं चाहिए थी? जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, बस जो जेटी रोड चल रहा है वो चलाते रहते। देखें, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे पास दो चॉइसेस है आज के दिन में कि मैं अपने छोटे घर से बड़ा घर कर लूं, और दूसरा ये कि उसी कर्जे से घर बाद में बनाऊं, पहले अपने कारोबार को मुस्तहकम करूं। अगर मैं पहली चॉइस को ले लेता हूं और अपने घर को बड़ा कर लेता हूं, मिसाल के तौर पे मेरे घर 2 कमरे का था लेकिन मेरी जरूरत से छोटा था क्योंकि मेरे बच्चे 4 हैं। अब मैं अगर कर्जा लेकर अपने घर को बड़ा कर लेता हूं और मेरी आमदनी जो है वहीं की वहीं हो और उसमें बेहतरी ना आए, तो वो जो 4 कमरे का घर है वो मैं बहुत जल्दी बेच दूंगा, और जो पुराना जो मेरा 2 कमरे का घर है वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि मेरी आमदनी ही इसमें इस काबिल ही नहीं था कि मैं बड़ा घर अफोर्ड कर सकता। ठीक है। तो हमारी हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट्स लगाए, पिछली हुकूमत के, उन्होंने बहुत सारे इस तरह के फजूल प्रोजेक्ट्स लगाए और जिसमें जो है उसकी वाइबिलिटी प्रोजेक्ट की नहीं थी। जैसे नंदीपुर आप देख लें, फिर आप ये जो है ऑरेंज लाइन, एक जिसे कहते हैं कि गड़ा है, इसमें आपने जेब से किराया सफर करने का लोगों को देना है। ठीक है, मेट्रोस पुरानी है, इसी तरीके से ये सारी चीजें। अच्छा, बिजली घर की भी आपने कहा बस बिजली मुहैया हो जाए, उसका रेट बाद में दे। अब वो बिजली घर के जो आपने मुआहदे किए हैं वो इतने, जैसे कहते हैं, महंगे हैं कि अब आप पूरी दुनिया में आपकी बिजली 40% महंगी है। तो
तो आप वो उस बिजली का फायदा ही नहीं है। अब आप यूं कह लें कि आपने बड़ी गाड़ी ले ली और आपके पास पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है, तो उस गाड़ी का क्या फायदा है जिसकी आप जो है जिसको चला ना सके। तो ये चीजें एक कमर्शियल सेंस जिसके पीछे बनाना, जिससे आप पैसा कमा के उसका कर्जा उतार सकें, तो वो तो आपको जरूर कर्जा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने ड्राइंग रूम सजाना है अपना, कि मेरे ड्राइंग रूम में ये मोमबत्ती भी होनी चाहिए, मेरे ड्राइंग रूम में ये लैंप भी होना चाहिए, ये मेरे ड्राइंग रूम में ये कालीन भी होना चाहिए, तो फिर आप जो है आगे मईशत जो है आपकी आगे नहीं बढ़ती, उसका तवाजुन खराब होता है और बदहाली उससे ज्यादा होती है। वो एक वॉरेन बुफे का हमेशा से कॉल है ना कि समटाइम्स इफ यू बाय अननेसेसरी थिंग्स, तो वो आपसे खरीदने वाला भी कोई नहीं होता, इस तरह करके कुछ। तो ये एक जिसे कहते हैं कि जलसों और जलूसों के लिए इन्होंने ड्राइंग रूम का सामान बहुत जमा कर लिया था, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जिसका जिसे कहते हैं वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हुआ और जिसकी वजह से ये आवाम को सजा भुगतना पड़ी। अरे एक जरा सा इसी हवाले से, आई एम आल्सो कराची, आप भी कराची हैं और आप सर्कुलर रेलवे भी चल गई है, तो अभी जैसे ओरिएंट ट्रेन पे आपने बाकी भी सब्सिडी देनी पड़ी है, लॉस हो रहा है, तो सर्कुलर जो अपने हमारा जो रेलवे का निज़ाम है ये तो बिलियंस रुपीस के हमेशा से खसारे में है, ये कभी भी प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या बेहतर ही नहीं है कि कम से कम सर्विस तो अच्छी आ गई ओरिएंट ट्रेन के अंदर, तो इस तरह के निज़ाम से सब रिप्लेस कर दें उसको उठा के, स्क्रैप इट आउट। देखिए सर, देखें बात यह है कि दो चीजें हैं। कभी भी आप जो है मिसाल के तौर पे ऑरेंज ट्रेन जो है उसमें आपके 300 अरब रुपए का अखराज आता है, और वो एक लाहौर के एक पूरा लाहौर भी नहीं, एक लाहौर के एक पार्ट पे 27 वो किलोमीटर कवरेज देगा। जी जी, ठीक है, अब वो 300 अरब पीआईए का कुल मिला के कर्जा 400 अरब रुपए था। जी जी, अगर आप 400 अरब रुपए से पीआईए को ठीक कर लेते, तो ना सिर्फ आप जो एमिरेट्स, इत्तेहाद, दूसरी एयरलाइनों को जो बाहर ट्रैवल करने के आप पैसे भर रहे सऊदी एयरलाइन, बल्कि मुल्क में भी आपका जो है निजाम बेहतर हो जाता और पूरा मुल्क मुफीद हो जाता है। तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट आपकी बेहतर होनी चाहिए। ये शौक उस वक्त पूरे होते हैं। अब आप अमेरिका अगर आपका जाना हो, आप अमेरिका के न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन के अलावा और शिकागो के अलावा आप किसी शहर में जाएं, वहां पे आपको ये नजर नहीं आ जाए तो मेरा नाम हो बदल। ठीक है ना, आप यूके में लंदन से बाहर जाएं और जो है उनका जो है उस बाकी जगह का बताएं मुझे कि कहाँ पे है। ये वो शौक है जब आप जो है बहुत ज्यादा आपकी सिटी गवर्नमेंट्स पैसा कमाती हो। ये जो मेट्रोज और ये है, ये बल्कि सूबाई हुकूमतों का काम भी नहीं है, ये वहाँ की लोकल गवर्नमेंट मेयर्स के काम होते हैं उन शहरों के, इनको डेवलप करना और उनको फाइनेंस करना और उसमें सब्सिडी भी देना। क्योंकि वो जो है अपने उसी शहर में जिनको ये सहूलत दे रहे होते हैं उनको सेल्स टैक्स लगा रहे होते हैं, उनको जो है दूसरी चीजें लगा रहे होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे होते हैं, उनसे वसूल कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कराची से टैक्स जा रहा है और मजे ले रहे हैं लाहौर का सवारी वाला। और जिसे कहते हैं यही वजह है कि नाइंसाफी है। आप जहां से टैक्स ले रहे हैं उसको आप डेवलप करें, उसको आप आगे लेकर आए। अब वो परसों में देख रहा था कि वो हजारा मोटरवे मरियम नवाज जा रही थी तो उसकी तस्वीरें लगा रही थी, ये नवाज शरीफ का तोहफा है। अब आपने बनाया है, अब आप हमें बताएं तो सही इसकी लागत, और इससे आप अपनी लागत वसूल कैसे करें। तो कुछ जैसे कहते हैं हर चीज के पीछे इकोनॉमिक्स होती है। मेरा 5 साल का बेटा है, वो भी उसके पास ईदी के पैसे जमा है ना, वो भी बड़ा सोच समझ के खर्च करता है, अपने बहन भाइयों को चीज नहीं खिलाता कि मुझे उसका बेनिफिट नहीं है। तो मैं तो ये तो क्योंकि इनका माल नहीं है, दे लॉस। अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ कि हमारे साबिक वजीर आजम जो अभी मुस्लिम लीग नून के थे, वो कराची में कुछ प्राइवेट मीटिंग उन्होंने बिजनेसमैन के साथ की। मैं उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन वो एक बिजनेसमैन मेरे दोस्त थे तो उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा यार ये सीपेक जो है ये चाइना लगा रहा था, ये इमरान खान और ये लोग जो हैं बेवकूफ लोग हैं, हमने कौन से पैसे वापस करने थे, उनको लगाने दो, उनको लगाने दो। और इन्होंने जो इसको स्लो कर दिया, यूं कर दिया, वो कर दिया। पाकिस्तान ने एंड में माफ करा लेने थे। जब आपकी सोच पैसे लेने के बाद या आपकी नीयत ऐसी हो तो सामने देने वाला एक दफा देता है, 2 दफा देता है, तीसरी दफा वो भी कहता है कि भाई ये लोग सही नहीं है या ये सोच इनकी सही नहीं है। आपको अपनी सोच में जो है ना बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि प्योर होना पड़ेगा। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि अगर आप कोई कर्जा लेकर आते हैं तो आप उसकी वापसी का इंतजाम करके जाएं, बजाय ये कि अगली हुकूमतों के
सर पे मार के चले जाएं और फिर आगे सियासत शुरू कर दें। यही वजह है कि आज हम 1988-85 से मुसलसल IMF प्रोग्राम में, और अब IMF आपसे कोई भरोसा नहीं करता। पहले कहते हैं कि पैसे देने से पहले बिजली बढ़ाओ, डॉलर गिराओ, शरह सूद करो, क्योंकि आप मुकरते हुए टाइम नहीं लगाते। आप जल से निकाल देते हैं, अवामी रद्द अमल शुरू कर देते हैं और फिर आप जो है नई जो है बातें कर सकते हैं। तो ये एक निहायत ही जिसे कहते हैं कि हमारे लिए सोचने का मकाम है। इस हुकूमत, आपने अभी रेलवे की बात की, PIA की बात की, आपके सामने स्टील मिल इन्होंने पूरी बंद कर दी क्योंकि वो इदारा चलने के काबिल नहीं था, लेकिन बंद की, बेरोजगार लोग कहते हैं बेरोजगार कर दिया। आप बताएं मुझे कि आपको अगर 4 साल की या 3 साल की तनख्वाह एक साथ अदा हो रही है तो आप बेरोजगार कैसे हो गए? आप पिछले 9 साल से घर पे बैठे हुए थे, स्टील मिल बंद थी, आपको घर बिठा के तनख्वाह मिली, उसके बाद आपको छुट्टी करते हुए भी अगले 3-4 साल की आपको तनख्वाह दे रहे हैं। इससे ज्यादा और बड़ा सरमाया कहाँ मिलता है? फिर अभी आप आजकल सुन रहे होंगे कि PIA और PTV के भी कुछ मुलाजिमों को फारिग किया जाता है। गोल्डन सेकंड दे रहे हैं। ये बहुत जिसे कहते हैं सख्त फैसले हैं, और उस पे फिर ये जो हमारे मुल्क में, जिसे मैं कहूंगा जिनको माशी शऊर नहीं है, वो आके आए थे 1 करोड़ नौकरियां देने और इतने लोगों को बेरोजगार कर दिया, और ये वो सारी सियासी बातें शुरू कर देते हैं। तो अभी पिछले दिनों ये आया, मुझे नहीं पता कितनी सच है या गलत है, पता लगा कि सिंध हुकूमत ने एक पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ 300 मुर्गी है। उसकी सिर्फ जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं तनख्वाहों में 5 करोड़ रुपए साल के जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से, अगर इस तरह के लोगों को बेरोजगार करेंगे तो आप जो है 22 करोड़ लोगों पे एहसान करेंगे। आप उन पे जो है एहसान करेंगे, उन पे जो है आप जुल्म नहीं करेंगे। अगर ये 300 मुर्गियां संभालने वाले लोगों की आप 5 करोड़ पे तनख्वाहें दे रहे हैं, तो ऐसे कई इदारे हैं। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, तो मेरे साथ एक सिंध हुकूमत के चीफ स्टैटिस्टिशियन थे, वो मेरे साथ आए थे। उन्होंने 6 महीने साल की छुट्टियां ली थी एक कोर्स करने के लिए, और सबसे ज्यादा वो उनके कम नंबर सिफर आते थे स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम्स। तो आपने किसको किस काम के लिए बिठाया हुआ है और आप उसको क्या पे कर रहे हैं, अब ये देखें तो सही। इस्लाहात जरूरी हैं, आपको देखना होगा। आप खुद देखते रहते हैं कि अक्सर ये जो असातिज़ा आके प्रोटेस्ट करते हैं, उनसे जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर से प्राइमरी की स्पेलिंग पूछ लो तो उनको आती नहीं। तो ये कैसे चल सकता है निज़ाम? ये अच्छा, अब आप रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं। असल में इन द स्पिरिट जो है ये गवर्नमेंट ने काम किया है। आज मैं एक टीवी चैनल से बात कर रहा था तो उन्होंने दिखाया कि कल स्टेट बैंक ने नए लॉ पास किया। आज से पहले तक अगर आप बैंक में, मेरे जैसा आदमी जिसके पास जायदाद भी है, कर्जा लेने जाता है तो बैंक नहीं देता, कहता आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनी हुई, आपकी कंपनी नहीं, आप गाड़ी ले लें हमसे, आप क्रेडिट कार्ड ले लें, लेकिन अगर कोई कारोबार के लिए मैं पैसे मांगू तो देते नहीं है। ये हुकूमत ने क्या किया, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम आई है, इस 35 लाख जो है घर की कीमत कर दी है। अगर किसी के पास 3.5 लाख है तो वो घर ले लेगा। पहले ये 3.5 लाख में सवाल ये आ रहा था कि चलो एक शख्स का 3.5 लाख तो आ जाएंगे कुछ ऊपर नीचे करके, लेकिन उसको बैंक क्यों कर्जा देगा कि कल को वो ना दे। तो आज स्टेट बैंक ने बोला है कि उस आदमी, अब बैंकों को इजाजत दे दी है कि उस शख्स का, आप अगर बिजली का बिल देखें, वो अगर टाइम से पे कर रहा है, मोबाइल फोन का बिल पे कर रहा है टाइम से, या अपना रेंट पे कर रहा है और वो डिफॉल्ट नहीं कर रहा, तो आप उसको उस क्राइटेरिया की बेसिस पे बगैर पेपर वर्क के लोन दें। तो इन स्पिरिट जो है, जो मकान की जो जो दुनिया में होता है, जैसे ये जो है इस हुकूमत ने या स्टेट बैंक को, मैं इसमें जो है खराज तहसीन पेश करूंगा, इन्होंने किया। इसी तरीके से जब कोविड हुआ, एहसास प्रोग्राम में आपने देखा कि 1 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में 12,000 रुपए पहुंचाए। मेरे घर में खुद 11 मुलाजिम थे, उन 11 के 11 ने उनकी, हालांकि हमने मुलाजमत से ना उनको फारिग किया था, उनको हम तनख्वाहें दे रहे थे, उन्होंने भी वो जो है फोन से अपना मैसेज भेजा। 11 के 11 रिजेक्ट हुए, क्योंकि उनके पास उन्होंने एक डेटाबेस वो किया हुआ था कि नहीं, इसका मोबाइल फोन का बिल जा रहा है, इसकी ये है सारी चीज, उसके बैंक अकाउंट है, तो वो सामने आ गए। तो उस हिसाब से सियासी तकसीम नहीं हुई। तो ये जब तक निजाम में सियासत से बालातर होकर हम माशी पॉलिसियां मुरतब नहीं करेंगे, ये मुल्क नहीं चल सकता। और हमें कदर करनी चाहिए उन लोगों की जो ये करके अवाम की गालियां खा रहे हैं।
एक अभी आपका एक रिसेंटली व्लॉग भी आया और एक डिबेट भी चल रही थी कि फरूख सलीम साहब का एक ट्वीट है कि अब तो खैर करंट जो 29 अक्टूबर को उन्होंने फॉरेक्स रिजर्व जो 12 अरब के थे उसके अगेंस्ट आपके पास 7 अरब का यूएई, सऊदीया और चाइना का के डॉलर खड़े हैं। मैं जी नेट होकर जी ये तो 5 अरब रह जाते हैं। तो एज ए बीइंग इन अकाउंटेंट, अगर ये लॉन्ग टर्म पेमेंट है तो जी बहुत अच्छी बात है, तो वो तो पार्ट ऑफ इक्विटी बन जाती है। वो अगर मैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बात करूं, मुंशी वाले स्टाइल में, और अगर ये करंट पेमेंट है तो खतरनाक सिचुएशन है। और आज की तारीख में देखें तो 20 अरब डॉलर के जखायर मौजूद है। अगर मैं आप किस नजरिए से एनालाइज करेंगे इस सारी बात को, जबकि इसको अलार्मिंग कहा गया है? देखिए मैं हमेशा मईशत को ना बड़ा सादे तरीके से समझने की अपने लिए भी कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरा कारोबार है और मुझे वहां से 1 लाख रुपए आमदनी आती है और मेरे अखराजात भी 1 लाख रुपए। इसके अलावा मेरे पे कर्जा है जो मुझे अदा करना है। अगर मैंने अपने अखराजात और आमदनी को बराबर कर लिया तो मैं पुराना कर्जा देके नया कर्जा लेता रहूंगा, मेरे कर्जे का लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब मैंने अपनी करियर को शुरू किया था तो मुझे बैंक ने 1.5 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी और पिछले साल मुझे एक बैंक ने 10 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड दी। मेरी माशी सूरत हाल को देख के, मेरी शक्ल देख के नहीं दी, मेरी माशी सूरत हाल को देख के दी। ये जो फरूख सलीम साहब और ये जो बातें कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको अभी मिसाल दी थी कि जब हम बैंकों को डिपॉजिट देते हैं तो बैंकों के पास वो डिपॉजिट जो है बैंक में कैश नहीं पड़ा होता, वो सारा का सारा सरमाया लगा हुआ होता है और वो सिर्फ 2 से 5% उसका कैश उनके पास होता है जो कोई एक आता है जमा करा देता है, कोई उसको देता है। एग्जैक्टली। जब आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बैलेंस हो जाता है तो ये फिर एंट्रीज है, अकाउंटिंग एंट्रीज है। आपको तकलीफ नहीं होती मैनेज करने में। तकलीफ उस वक्त हो रही थी जब आपका रिजर्व महीने का 2 अरब डॉलर से गिर रहा था और आप जो है रिजर्व्स गिर रहा था और आप बोरो कर रहे थे बार बार जाके। अब आपको जो है, अब आप देखें आपकी यूरो बॉन्ड की यील्ड जो है 6% के करीब आ गई हुई है। आपको जो है एडीबी, वर्ल्ड बैंक वगैरह से पैसे मिल रहे हैं। रोशन डिजिटल के थ्रू ओवरसीज पाकिस्तानी स्मार्ट है। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे मुल्क के ज़ाहिर मुबादला के ज़खायर के मसले होते हैं तो डॉलर एकदम मार्केट में ब्लैक हो जाता है। तो ये जो फरूख सलीम साहब हैं वो बेचारे, मैं उनको क्या किस अल्फाज से याद करूं, बेसिकली ऑन द ग्राउंड और कहूंगा, हालांकि उम्र में मेरे से ज्यादा है, माशाल्लाह बहुत लिखते हैं। पाकिस्तान क्या आईएमएफ फेल हुआ है? पाकिस्तान की मैशत एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना माइक्रो, जो पाकिस्तान का मैक्रो है ना वो बहुत ही माइक्रो ड्रिवन है। अगर पाकिस्तान की मैक्रो को समझ लेना तो पाकिस्तान की माइक्रो को समझे। आपने देखे 2 साल पहले आईएमएफ जब आया, आईएमएफ ने पाकिस्तान के तखमीने क्या क्या लगा दिए थे कि अब पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट, ये तो सरप्लस की बात ही नहीं हो तो डेफिसिट पता नहीं लंबी लंबी कहानी है। फिर बड़े बड़े जो मईशतदान जो पहले हुकूमत के ओहदों में रहे हैं उन्होंने डॉलर की प्रिडिक्शन, ये वो, इवन पाकिस्तान को डेट डिफॉल्ट कर दिया था। अभी पुरानी बात नहीं है। अब दुनिया कोरोना की वजह से बंद है, पूरी दुनिया की मईशत जो है बंद हो गई हुई है। हालांकि पाकिस्तान की मईशत कोरोना के बावजूद सिर्फ हल्की सी मंफी गई है। इंडिया की हालत देखें, यूरोप की देखें, यूएस की देखें, उस पे जो है शुरू कर दिया कि 72 साल की तारीख में 1951 के बाद पहली दफा मंफी गई है। उस वक्त मैंने कहा था, आपने मेरे प्रोग्राम्स कहीं देखे हो, ट्वीट देखी हो, मैंने आपको इस वक्त कहा था कि 2021 जो है पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ का साल होगा जिसमें हम बैठे हुए 4 से 5% ग्रोथ होगी। और अगर आप बात करें किसी से, स्टेट बैंक ने भी अब अपनी जो है 2.5% कर दी है फोरकास्ट। जरा कंजर्वेटिव चलते हैं, जनवरी में आप देखेंगे 3.5-4 पे ये भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। ठीक है ना? तो ये जो हमारे जो साहब हैं, कुछ लोग जो अखबारों के लिए लिखते हैं, ये एक तो इनका कॉम्पिटेंसी का मैं कहूँगा इशू है, क्योंकि वो माइक्रो जो हमारी चीजें हैं मुल्क में उनको जज नहीं करते, लोगों से बात नहीं करते हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। दे जस्ट सिट डाउन इन इस्लामाबाद। और यही वजह आईएमएफ जैसे इदारा जिसका दुनिया के बेहतरीन माशी जिसे कहते हैं एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट बैठे हुए,
वो भी अगर इतना ऑफ हो जाए, चले आधा एक अरब डॉलर से भी ऑफ हो जाए तो कोई बात नहीं, ये दोनों 10-10 अरब डॉलर से ऑफ हो रही है। तो ये एक सोचने की बात ये है कि ये जो तखमीने लगाते हैं उनको या तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तखमीने लगा के मुल्क के अंदर और सेंटीमेंट खराब करना चाहते हैं, या उनको जो है पाकिस्तान की मईशत के डायनेमिक्स। अच्छा, मुझे एक चीज ये है कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले कामरान साहब का एक प्रोग्राम आया जिसमें उन्होंने बताया कि 6,000 खरब करेंसी नोट इस वक्त आउट ऑफ बैंकिंग चैनल से बाहर है, इकोनॉमी में गर्दिश मजमूई पैदावार से 15% ज्यादा है, और ये बिकॉज ऑफ ये जोड़िया बाजार, राजा बाजार और लिबर्टी मार्केट की वजह से। वो बैंक में रख नहीं रहे, टैक्स कटने की वजह से सारा बाहर हो रहा है, डॉक्यूमेंटेड डिप्लोमेंट के। क्या हाल है इसे वापस लाने को, और ये मईशत पे मतलब किस तरह से असरअंदाज हो रहा है ये जो 6,000 खरब बाहर गर्दिश कर रहा है? देखिए, मैंने ना जब इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू की थी ना, तो मैं आई कैन नॉट कोट एग्जैक्टली, बट मैंने जो पहला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें उसने ये बोला था कि 1,000 अगर अमेरिकन नोट छपे हैं ना, सिर्फ अमेरिका में 10 से 12 नोट गर्दिश कर रहे हैं। अच्छा। बाकी 990 नोट गायब है। तो ये जो है इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, इट्स नॉट अ लोकल फिनोमेना। ठीक है, और इसकी तादाद बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है। और अभी ये जो बात इन्होंने की कि 6,000 अरब रुपए जो है इस वक्त गर्दिश कर रहा है सरमाए की शक्ल में बाहर, अगर दूसरी तरफ देखें तो इस पीरियड में बैंकिंग डिपॉजिट भी बढ़ा है, तो वो कैसे बढ़ गया? आपको बैलेंस करना है। अच्छा, अब आप इसमें कोशिश करें कि इस सरमाए को बैंक के अंदर लेकर आए। हमने कोशिश नहीं की, हमने पिछली हुकूमत में देखा कि बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे तो आपने उस पर जो है टैक्स लगा दिया था। तो अब एक आदमी जो है उसकी दुकान में रोज सेल होती है, शाम को वो बैंक में जमा करा देता था, अगले दिन ले लेता था सेफ्टी के लिए। अब उसको किस नफलों का सवाब है कि वो रोजाना पैसे निकाले, तो वो यही वजह तो वो लगे। फिर वो शब्बर जैदी साहब आए, उनका एक अलग तरीके कार, उन्होंने कहा कि भाई 50,000 से ऊपर हर एक का नाम लेना शुरू कर दो, हर एक की पर्सनल डिटेलें जो है वो कह रहे हैं कि भाई अवामी कर दो। अब मेरी बीवी जा रही है कहीं से कोई चीज ले रही है 50,000 की, तो वो अपने शनाख्ती कार्ड दे, उसमें जो है उसका पता, उसका सारा कुछ, कल को मिस यूज हो जाए, कुछ और चीजें हो जाए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान की मैक्रो को समझने के लिए पाकिस्तान की माइक्रो और पाकिस्तान के लोगों की साइकोलॉजी को समझ के आपको पॉलिसी मुरतब करनी है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, जो है अवाम लोग जो है इसको अवॉइड करेंगे, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। तो वो जो है आपको इसको जो है मुवाजना करना होगा बहुत सारी चीजों से। आपको इसको करना होगा कि आपकी रुपी में जीडीपी कितनी बढ़ गई है। डॉलर में तो सब शुरू हो गए थे क्योंकि डॉलर डिवैल्यू हुआ था। आपको पता है 2 साल में रुपी में आपकी जीडीपी 50% बढ़ गई। जो हम आलू 30 रुपए किलो ले रहे थे, वो 100 रुपए किलो ले रहे थे, तो जेब में अब 30 नहीं 100 रुपए लेके जाएंगे तो आलू मिलेंगे। वो तो फर्क आ रहा है, अगर आप डॉलर में देख रहे हो तो जो रुपये में कन्वर्ट करो तो जीडीपी भी बढ़ रही है। हाँ, रुपए में 50% से ज्यादा बढ़ गई है। तो वो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दी ना, आलू पहले अम्मी जो है 30 रुपए बच्चे को देके बेचती थी कि 1 किलो लिया बेटा, अब 100 रुपए देने पड़ते हैं। तो अब वो जब 100 रुपए देंगे तो आपका करेंसी सर्कुलेशन बढ़ जाएगी ना। तो आपने हजम को इस तरीके से भी देखना है, बहुत सारे जाविये होते हैं हर चीज को देखने। हम जो है लकीर के फकीर बन के जो चीजों को चलाते हैं। मतलब आप इस बात से एग्री करें, वो जो 6,000 अरब जो है वो बाहर घूम रहा है, उसके लिए थोड़ी सी पॉलिसी रिलैक्सेशन हो और वापस वो प्रॉपर चैनल के थ्रू आगे बेहतर तरीके का। मैं आपको बताऊं ये कितना स्मार्ट मूव किया है कि इन्होंने कहा कि अगर आपको 35 लाख रुपए का कर्जा लेना है तो हम आपकी जो है देखेंगे कि आपकी बिजली के बिल वगैरह ये वो आप टाइम पे भर। अब लोगों को एक इंसेंटिव मिल गया कि अब वो बिजली के बिल अपने बैंक अकाउंट से पे करें। लोगों को इंसेंटिव मिल गया कि अगर वो किराया भी दे रहे हैं तो वो अपने बैंक से चेक दे दें। अब उसको देखकर आपको जो है कर्जा मिल सकता है। तो मैंने जो आपको बात बोली कि जोर जबरदस्ती कोई चीज नहीं होती, आपको इंसेंटिव देना है, प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि ना चाहते हुए भी लोग उसको फॉलो करते हैं।
सही। अच्छा, आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये जो हमारा इस वक्त जो इतना कॉम्प्लिकेटेड किस्म का टैक्सेशन का निज़ाम है, इतने सारे जो, अगर आप एक लिस्ट देखें तो एक आदमी को पता नहीं कितने टैक्स देने पड़ जाते हैं, एफडी, फलाना धमाका, तो एक लंबी लिस्ट बन जाती है। सेल्स टैक्स, इसका कोई फायदा भी नहीं पहुंचता, तनख्वाह लेगा तो वो पहले टैक्स कट जाएगा, तनख्वाह बाद में आएगी। तो ये निज़ाम कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए, और ताकि ये जो इस किस्म की जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी चल रही है ये एक चैनलाइज होकर आ जाए। इसको रिविजिट करने की जरूरत है। जबरदस्ती साहब इसको देखिए, शुरू कर रहे थे या गलत चैनल पे निकल गए थे? पहले तो आपको सियासी निज़ाम रिविजिट करना है। जब तक सियासी निज़ाम रिविजिट नहीं होगा, आपका टैक्स का निज़ाम रिविजिट नहीं हो सकता। ठीक है ना? अब दुनिया में जीएसटी जो है सूबाई टैक्स भी नहीं है, मकामी टैक्स है। ठीक है? अब वो मकामी टैक्स है। अब दुनिया में हर शहर का जीएसटी उसके शहर का मेयर अपने हिसाब से लगाता है। इवन उस शहर के अंदर भी जो है ना, अगर आपकी रिहाइश अमीर और गरीब इलाके में, जीएसटी उस हिसाब से किया जाता। ठीक है? तो अगर इस्लामाबाद में क्यू ब्लॉक में बैठ के एक आदमी जो है 17% जीएसटी फिक्स करके बैठ जाए, एफएडी इतनी, और वो सिर्फ ये देखे कि आईएमएफ के प्रेशर में मुझे इतने हजार अरब टैक्स कलेक्ट करना है, तो जब तक आपका टैक्स निजाम आपकी, जिसे कहते हैं कि ऑन द ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से नहीं होगा, वो कभी भी एफिशिएंट नहीं हो सकता। पहली बात ये कि आपको जो है, जो 18वीं तरमीम की, वो अखराजात को देखते हुए कर दी कि इतना टैक्स कमा लो और जो है बांट दो इस तरह, सूबों को इसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, और कोई सवाल जवाब नहीं कि किसने क्या किस तरह उस अखराजात को करना है, चेक एंड बैलेंस करना है। आपने भी पिछले दिनों सुना होगा कि वो एक कहीं आया था कि अब जो सेकंड हैंड गाड़ी भी कोई खरीदेगा तो हाँ, जीएसटी जीएसटी लग भरेगा, जाएगा। जीएसटी। बड़ा वावेला मचा उस पे। अच्छा, मैं इत्तेफाक से अमेरिका था कुछ अर्से पहले, तो मेरा एक दोस्त गाड़ियों का काम करता है, तो मुझे रिकॉल हुआ कि वहां पे एक गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पे पुरानी पे जीएसटी होता है। मैंने उसको कॉल किया समझने के लिए। मैंने कहा, यार ये बताओ तुम लोग यहाँ पे जीएसटी कैसे लेते हो? उसने कहा, मिसाल के तौर पे एक आदमी शख्स है, $5,000 की गाड़ी चला रहा था, और वो आया और उसने शोरूम पे कहा कि मुझे ये गाड़ी दूसरी चाहिए। वो $7,000 की पसंद कर ली, और ये गाड़ी $5,000 की थी। तो 5,000 और $7,000 का जो $2,000 का फर्क है, वो उससे जीएसटी उतना लेगा शोरूम वाला। और जीएसटी लेने के बाद वो जो ऑरलैंडो शहर था, उधर की शहर के अंदर भी जैसे हमारे जिले होते हैं ना कराची में, जी जी। इस तरह उनके भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर आपके आईडी कार्ड में जो जिला है, अगर आप बहुत अच्छे जिला में है जहाँ पे स्कूल अच्छे हैं, पार्क, उसका जीएसटी फर्क है, तो वैसे उसकी परसेंटेज लगती है। अच्छा, वो जीएसटी फिर शोरूम वाला उस काउंटी के अकाउंट में फौरन जमा करा देता है। फिर वो काउंटी अपने लोगों की फलाह और बहबूद, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पार्क, ये वो, ठीक है ना? तो ये, अच्छा, अब किसी को अच्छे इलाके में रहना है तो वो फिर मेहनत करेगा कि उस अच्छे इलाके के लिए जो है उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में इधर गधा, घोड़ा, खच्चर सब बराबर है, ठीक है ना? आप अच्छा टैक्स दें, बुरा दें, आपको वहां की मकामी हुकूमत से कोई, जिसे कहते हैं ना कि आपके इलाके में कोई वो नहीं मिलेगी। अगर कुछ किस्मती से वजीर आजम आपके हल्के में रहते हैं या कोई रहता है, तो वो कुछ थोड़ी बहुत साफ सफाई और ये हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये जो अब 18वीं तरमीम के बाद ये जो पैसा सूबों को मुंतकिल हो जाता है, और फिर सूबे जो है, अब जैसे सिंध की मिसाल ले लें आप, सारा का सारा 95% टैक्स जो है, जो सिंध सेल्स टैक्स है और प्रॉपर्टी टैक्स, वो कराची से जाता है, वो सिंध प्रोविंस में चले जाता है, वो लाड़काना में, नोडेरो में, इधर उधर पता नहीं कहाँ का लग रहा है कराची के लिए कुछ। फिर उसके बाद जो वफाकी टैक्स है, जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स, एफडी वगैरह, जो कराची जिसका 43 से 45% हिस्सा है, वो जो है पॉपुलेशन के हिसाब से उसको जो है उसको वो भी नहीं आता। तो जब आप इस तरह की चीजें करेंगे और आवाम को सहूलतें नहीं देंगे, तो आपकी आवाम भी टैक्स नहीं देगी। मुझे याद है स्वीडन का मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि हमारा एवरेज टैक्स जो है 58 से 60% है, यानी कि अगर हम $100 कमाए, हम $60 टैक्स दे देते हैं। तो मैंने कहा, खर्चा कैसे करते हो? कह रहे हमारा खर्चा खाने पीने के अलावा है ही नहीं, हमें स्कूल फ्री, इलाज फ्री, ये फ्री, वो फ्री। अच्छा, अगर मैं बेरोजगार होऊंगा तो वो मेरी तनख्वाह के हिसाब से मुझे फिर तनख्वाह भी देते हैं। अभी कोरोना में मैंने जिंदगी पर टैक्स दिया, मेरी पिछले दिनों आमदनी का मसला आया,
तो मुझे तो हुकूमत ने पूछा भी नहीं आके कि भाई आप जो है आजकल जो है आपकी आमदनी में इशू आए हुए हैं और आप इतना टैक्स देते थे, अब हम आपको जो है रिफंड करते हैं। उसी शख्स की, ऑरलैंडो वाले की बात बताता हूँ, उसने 1 साल पहले अमेरिका में कारोबार शुरू किया और वो पाकिस्तानी है, उसका पासपोर्ट भी पाकिस्तानी है। उसको वहां की हुकूमत ने $9,000 या $8,000 दिए बिजनेस सपोर्ट। हालांकि सर ऐसा तो नहीं है। तो सारी सहूलतें तो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, खुद ब खुद लोग लाइन पर आ जाएंगे। तो वो जो हमारे जो साबिक एफबीआर के चेयरमैन थे, वो जज्बाती बातें तो कर देते हैं, लेकिन देखें आप जो टैक्स की वैल्यूएशन है ना, यू कैन नॉट इम्पोज अ यूनिफॉर्म टैक्स ऑन इंटायर कंट्री। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा नफ्स को, हालात को, और काबिल लोग। मुझे आप बताएं, अभी आपको पता है चारों सूबों के वजीर खजाना के नाम? मुझे तो नहीं पता। बस मैं तो अपने विफाकी वजीर खजाना का नाम जानता हूँ। ठीक है, 58% जो है टैक्सों का उनके पास आता है और वो जो है बंदरबाट उनके थ्रू होती है। एग्जैक्टली। उसकी क्या काबिलियत है, उसका क्या वो है, और ये टैक्स क्यों जा रहा है 58%? किस तरीके से टैक्स लगना चाहिए मसावी? देखें, अगर ये पैसा गर्दिश कर रहा है सिस्टम में तो सही कर रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर ये अमेरिका में भी अगर ये सिस्टम लागू कर दें तो वहां पे भी ऐसी फिर ऐसे ही लोग कहेंगे कि भाई ले सकते तो ले लो। मतलब आपकी सेहत इजाजत दे रही है तो आगे एक आध दो सवाल और कर लें, वरना अदरवाइज बस कमर में दर्द है, आप 2-3 मिनट में रैप अप कर लें। रैप अप कर दें। बस मैं एक लास्ट आपसे पूछ लेता हूँ कि ये अभी जो एक स्टेटमेंट करंट आया है, आपने भी इसके ऊपर कुछ बात भी की है महंगाई के हवाले से। बहरहाल जनरली जो है वो चीज़ें अगर कंपैरिजन देखें कि आटा चीनी वगैरह तो बढ़ गई हैं। और वैसे खैर मैं मुख्तलिफ, क्योंकि मैं शुगर इंडस्ट्री में भी रह चुका हूँ, तो मैं ये सारा पिंग पोंग का खेल देखता रहा हूँ। और आई नो कि उसकी कॉस्टिंग कैसे होती थी और कैसे उसकी प्राइसिंग सेट की जाती थी। तो ये तो पहले भी होता रहा है, 100 से ऊपर जाती हुई है चीनी। तो अभी जो पीटीआई का स्टेटमेंट था कि नहीं जी ये तो हिस्ब इख्तलाफ का शोर है, दर हकीकत कोई महंगाई हाँ, महंगाई। क्या भाई है जी? हाँ जी, वो महंगाई अब में आप कोई कहीं बीच में देखिए जी पीटीआई ने जो पॉलिसी शुगर की यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे। जी जी, वही मैंने इस हवाले से बात की कि जब महंगाई के हवाले से बात हो रही है तो जो ये शुगर का और आटे का जो भी ये इस वक्त पैनिक फैला है, तो ये तो खैर पास हुकूमतों में भी रहा है, उनके यहाँ भी ये अप एंड डाउन होता रहता है। और तो अभी जो इन्होंने स्टेटमेंट करंट आया है जी, गवर्नमेंट ये कहती है कि ये तो हिस्ब इख्तलाफ का नारा है, एजिटेशन ज्यादा है, महंगाई महंगाई कुछ नहीं है। क्या समझते हैं कि ये मैनिपुलेशन ज्यादा हो रही है या बाकी कोई कोई इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है? देखें, फिर इस सवाल का जवाब वहीं घूम करके आ जाएगा कि जो हमारे बैठ के जो है सपोर्ट प्राइस बता बैठ के तय करते हैं, गन्ने की सपोर्ट प्राइस तय करते हैं, फिर उसकी पैदावार और उसकी ये, अब आप कनेक्टेड ही नहीं है नीचे तक लोगों के साथ। वफाकी हुकूमत के बाद सूबाई हुकूमत, सूबाई हुकूमत के बाद जो है शहरी हुकूमत, शहरी हुकूमत के बाद देही इलाकों की जो है। तो ये जब आपको स्टॉक लेवल्स और पोजीशन का नहीं पता होगा तो आप जो है फैसले कैसे कर सकते हैं? तो और उसकी जो सबसे बड़ा जो है, मैं जब अपनी जिंदगी शुरू की थी, करियर, तो गोरे ने कहा था पाकिस्तान इज एन इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज प्ले। अच्छा। यानी कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा हुआ कि यहाँ पे सिर्फ मिस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप सिर्फ पैसा कमा सकते। तो मैंने उससे कहा थोड़ा सा समझाओ। उसने कहा कि अगर अभी तुम न्यूयॉर्क और लंदन में आके बैठोगे ना तो ऐसा दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, द लाइफ इज नॉट सेफ, यहाँ पानी गंदा मिलता है, यहाँ पे डस्ट है, मट्टी है, दे डोंट हैव टॉयलेट्स, ये वो। तो पीपल विल अवॉइड ट्रैवलिंग टू योर कंट्री। और यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज, दे नो एग्जैक्टली ऑन द ग्राउंड सिचुएशन क्या है, तो दे क्रिएट दिस परसेप्शन थ्रू डिफरेंट सोर्सेस, ताकि कोई बड़े सरमायाकार और लोग ना जाएं और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा कमा सके। ठीक है, यही चीज जो है आप इसको जो है इन्वर्टेड कर दें आपकी लोकल कमोडिटी बिजनेस, जो अंदर लोग बिठाए जाते हैं, जो बैठते हैं, वो जो है मिसगाइड करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। ठीक है ना, और वो जो है मिसलीड करते हैं, वो जो है पैसा लगा के उन जगहों पे आते हैं और फिर अकॉर्डिंगली जो है वो गेम खेलते हैं। और फिर जब बम फटता है तो उसके बाद जो है पूरी मईशत भी तबाह हो जाती है और फिर मईशत के बाद आम आदमी की जिंदगी में भी अजीरन हो जाता है।
मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत में जो गरीब आदमी का बोल बोल के जो है, जो सियासतदानों ने सौदा बेचा है, ये अब बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि जितना ये सौदा गरीब आदमी को सामने रख के बिका जाता है, उतना ही सरमायादार और बड़े लोगों को फायदा होता है। बेहतर है कि सरकारी खजाने से इन बड़े लोगों को जो है, जैसे चीनी के लोगों को या गंदम के लोगों को सब्सिडी ना दे। अगर मार्केट में चीनी 80 की जगह 150 भी है, तो वो 70 रुपए जो है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता, उसको एहसास प्रोग्राम के थ्रू दे। अभी यूटिलिटी स्टोर्स आपके सामने, हुकूमत ने 70 रुपए की गोला चीनी मिल रही है वहां से। आप मुझे बता दें कि आप जिंदगी में आखिरी दफा यूटिलिटी स्टोर कब गए? ठीक है, वो चीनी जो है वहां से चीनी दुकानदार तेले खोल के बड़ी बोरियों में डाल के वहां से जो है 100 रुपए की 120 रुपए की। तो जिसका जितना हाथ पड़ता है। मैं इस्लामाबाद में, एक मेरे साथ ड्राइवर थे आज से साल पहले, उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। उसने कहा था, सर हर आदमी अपने फन में चोर है। तो ये जो है, उसको अवॉइड करने के लिए आपको ऐसा सिस्टम लाना होगा कि अगर किसी चीज की महंगाई की वजह से अगर कोई आदमी अफेक्ट होता है, तो उसको बराह रास्त दे, बजाय पूरे मुल्क के लिए सस्ती कर दे। आपको याद होगा, सस्ती रोटी जो है पंजाब हुकूमत ने 2 रुपए की निकाली थी, 2 रुपए की रोटी, और जी उसमें जी। पराडो में जाके लोग 2 रुपए की रोटी ले रहे। ठीक है ना। और वो पराडो वाला हॉर्न मारता था, उसको गाड़ी में मिलती थी। जो गरीब आदमी लाइन में लगा होता था, उसको 15 मिनट बाद मिलती, 15 मिनट की साहब आ गए। साहब। ठीक है ना। तो ये जो है, ये हमारे मुल्क में जो है, अब डेटा एक लकीली ऐसी चीज आ गई हुई है कि हमारे पास ऑल्टरनेट आ गया है, नीडी को आइडेंटिफाई करके उसको घर तक इमदाद पहुंचाने का। अब वी डोंट नीड मिडिल मैन, बी इट बिजनेस, बी इट वो उसको हम यूज करें। और उससे ये है, ये जो आगे की जो है, जब ये एफिशिएंट हो जाएंगी चीजें, तो आप देखें कभी मुल्क में ना चीनी शॉर्ट होगी, ना गंदम शॉर्ट होगी, ना कुछ शॉर्ट। अच्छा, बस लास्ट थोड़ा कंक्लूड करते हैं। आपकी बात में आई डोंट नो आप इससे एग्री करते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो आईसीएमए से है, और कॉस्टिंग हमारा कोर्स सब्जेक्ट रहा है। 25 ईयर्स मुख्तलिफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में और एक सरकारी इदारे में भी काम करने का मौका मिला, सिविल एविएशन में। मैंने यहाँ सर ऑनेस्टली स्पीकिंग जो है कॉस्टिंग का और मैनेजमेंट का फुकदान देखा है। बहुत बहुत ब्लेंडर्स भी होते हैं, चीजें इग्नोर हो जाती हैं। जैसे आप शक्कर की बात कर रहे हैं, उसमें बगास और एथेनॉल, दो बाई प्रोडक्ट्स मिलती हैं। आई थिंक कि उसका एडजस्टमेंट नहीं होता। एक बहुत बड़ी उसकी बाई कॉस्ट एडजस्टमेंट भी मिलती है। ये सारी चीजें शायद वो प्रॉपरली अकाउंट फॉर नहीं हो पाती हैं सरकारी सतह पे। बजट भी देख लिया कि कागज पे स्टेट बन जाता है, शायद बैलेंस शीट भी मौजूद नहीं है हमारी। बस एक आखिरी आपका कंक्लूडिंग रिमार्क एंड देन वी क्लोज इट। देखें, यही तो इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज है जिसका मैं जो बिल्कुल। है इतनी देर से बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बता दें कि आज तक कोई सरकारी प्रोजेक्ट जो हुकूमत ने ऐलान किया कि इतने अरब का होगा, उसमें क्लोज हुआ है? आपके सामने है, ये रिपोर्ट है आपके सामने, 37 बिलियन से 105 तक गया। हर चीज ना, क्या चीज 37 बिलियन से 105 किया? इस्लामाबाद एयरपोर्ट 37 बिलियन का टारगेट था, 105 में क्लोज हुआ। आप टारगेट नहीं करें प्रोजेक्ट को, आप हर चीज की बात कर लें। तो ये मुझे एक बात बताएं कि महंगाई, अब पीएमएलएन नून कहती है कि महंगाई हमने 4% पे रखी हुई थी। अगर ये 37 से 105 अरब में गया है, तो इसका मतलब महंगाई 5% थी नहीं। महंगाई की वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्केलेट होगी ना। एग्जैक्टली। और कैसे हो सकती है? या तो फिर आपने बददियांती से जो है इसको पहले कम पे अप्रूव किया, फिर उसके बाद स्टेप में जो है ऊपर लेके चले। चलो, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट भी तो हो सकती है। आपने एक काम को 1 महीने में करना था, आपने खींच दिया, तो 4 साल और खींच दिया, तो तनख्वाह भी नहीं, मिलती वो ना आपको चार उठा। साल भी खींच दिए, 4 साल भी खींच दिए, तो 4 साल में 15% इन्फ्लेशन, 5% इन्फ्लेशन से 20% कॉस्ट बढ़नी चाहिए, 30% बढ़नी चाहिए। पाकिस्तान में क्या तनख्वाह जो है 5,000 से 1 लाख हो गई है कि लोगों की, जिन्होंने काम करना था। नहीं, मेरे हाँ, ख्याल में तनख्वाह वही रही होगी, 5 से ठीक है ना। 10 तो गई होगी। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ कैसे गई? अच्छा, ये सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं, माशाल्लाह सूबाई हुकूमत एक्सपर्ट्स हैं इसकी। तमाम इदारे जो हैं बड़े बड़े सरकारी, चाहे वो मैं उसमें बिल्कुल इस तरह बोलूंगा कि जो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनकी भी कॉस्ट प्रोजेक्ट एस्केलेट कर जाती हैं बिला वजह में। या तो उनको कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं आती, या तो उसमें बददियांती होती है, और फिर तरीके से वारदात डलती रहती है और चीजों को ऊपर किया जाता है। तो आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि जो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है,
ये आती सबको होगी, लेकिन जो है ना मफादात की जो है ना भेंट चले जाए। बस सर आखिर में अगर ये इनको कहें कि अपने घर बनाने में इस तरह करें, तो ये आपका गला पकड़ के काट देंगे। अगर आप ठेकेदार हो और आपने इनका घर लिया हो बनाने के लिए, और आप कहें कि जी ये 50 लाख की जगह 5 करोड़ पे खर्च होंगे, आप देखें आपका असर क्या, हाँ, तो फिर तो मुझसे उठा के ले जाएंगे। एक ईंट का हिसाब लिया जाएगा। ठीक है जी, थैंक हाँ यू वेरी मच इस्माइल साहब, इट्स वंडरफुल टू डिस्कस विद यू। आपने बहुत सारी चीज़ों की बड़ी जबरदस्त क्लैरिटी भी दे दी। इंशाल्लाह अभी कुछ बातें और ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ही बैठ के की जाए। इंशाल्लाह व्हेनेवर यू फिट, तो फिर आपको एक दफ़ा और ज़हमत देंगे, मुझे देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और हमारा प्रोग्राम देखिएगा, इस पे अपने कमेंट दीजिएगा, और वेरी मच थैंकफुल अगेन साहब, थैंक यू वेरी मच।